के साथ नैना शांडिल्या रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्र ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। भारत बंद का आह्वान मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिनसे कर्मचारी, किसान और आम जनता प्रभावित हो रही है। वही भारत बंद का असर हरियाणा में देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया और प्रदेश में रोडवेज बसों के पहिए को जाम रखा। टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें नजर आ रही है, जहां भिवानी, झज्जर, गोहला चिल्का और जिंद की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जहां बंद का खासा असर देखने को मिला है। बता दें आपको, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। इसका असर कल भी भारत में देखा गया, जहां भारत बंद का असर देखने को मिला। वही आपको स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिवानी की है और दूसरी तस्वीर झज्जर की और तीसरी तस्वीर की बात करें तो गोहला चिल्का की है, जहां पर भारत बंद का दूसरे दिन भी आज खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं जिंद की बात करें तो जिंद में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कानूनों और जरूरी रक्षा सेवा अधिनियम EDSA को रद्द किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों वाले 6 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाए। सभी तरह के निजीकरण को खत्म किया जाए। आयकर भुगतान के दायरे से बाहर आने वाले परिवार को 7,500 रुपए प्रति माह सहायता। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजनाओं में लगे कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा। क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है, ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं बाढ़रा और चरखी दादरी में भी भारत बंद के दूसरे दिन बंद का असर देखने को मिला, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम कर भारत बंद का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बता दें आपको, दूसरे दिन भी भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां प्रदेश में भारत बंद का खासा असर देखने को मिला, जहां रोडवेज बसों के पहिए भी थमते हुए नजर आए। वहीं पुलिस और प्रशासन भी दूसरी तरफ मुस्तैद है। 2 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, बाढ़रा और दूसरी तस्वीर चरखी दादरी से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में दूसरे दिन भी भारत बंद का असर देखने को मिला। ट्रेड यूनियनों के द्वारा भारत बंद का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी भारत बंद का असर प्रदेश में देखने को मिला और वही दूसरे दिन की बात करें तो आपको स्क्रीन पर लगातार 2 तस्वीर दिखा रहे हैं बाढ़रा और चरखी दादरी की, जहां प्रदेश में भी भारत बंद का असर देखने को मिलता नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसके मद्देनजर हालातों का मुआयना लेने जब हर खबर की टीम चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंची तो चंडीगढ़ बस अड्डे में कार्यरत हरियाणा के स्टेशन सुपरिटेंडेंट राजेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कोई भी असर चंडीगढ़ डिपो में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमारी टीम ने यात्रियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 से 3 घंटे इंतजार के बाद इक्का दुक्का बसें चल रही है, वह भी हमें गंतव्य स्थान तक नहीं छोड़ रही है। और क्या कुछ कहा यात्रियों ने, आइए सुनाते हैं। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 17 के बस अड्डे पर और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर
हरियाणा रोडवेज की नाम मात्र बसेस जो है वो यहाँ पे खड़ी है। हालांकि अगर हम बात करें हरियाणा रोडवेज डिपो के चंडीगढ़ रोडवेज डिपो के स्टेशन सुपरिटेंडेंट की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे लगभग 50% बसेस जो है उनका आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बस स्टैंड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक बसेस जो यहाँ पे खड़ी हैं वो, हालांकि उन बसेस जो है वो बसेस चल नहीं पा रही और काफी समस्याओं का सामना जो है वो यात्रियों को करना पड़ रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर हमने कोशिश की कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट से बातचीत की जा सके, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने किसी भी तरीके का बयान देने से साफ इनकार किया। तो अब हम जानेंगे आखिरकार यात्रियों को किस तरीके की समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है और हड़ताल के दूसरे दिन लगातार आम जन को जो है वो भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या नाम है आपका? जसविंदर कौर। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? आज दूसरा दिन है चक्का जाम का। दिक्कतें है ही है जी भी उनका याद बैठे हैं, बीमार हैं, चंडीगढ़ तक खा के आए हैं। तो उन्हें बस इन्होंने एक क्षेत्र तक जानी है, आगे करनाल जाना होते क्यों मिलनी है कि नहीं मिलनी। उरे जेड़े सुपरिटेंडेंट ने बस सुपरिटेंडेंट ने वो तो कह रहे हैं कि बसां पूरियां चल रही ने, 100% बसां चल रही ने। हाले आंदे ने उत्थे पुछया जेड़े बैठे ने, उन्हें आख्या पता नहीं करनाल वाले आवे कि ना। फिर असीं आख्या चलो कलचेतर वाली ते बह जाने, उत्थों को अगों कुछ मिल जाएगी ना मिलेगी ना सही। फिर तो होना ही है, बीमार है जेड़ा उत्थे भावें डेक के मर जाए। आप देख सकते हैं कि भारी परेशानियों का सामना जो है वो आमजन को करना पड़ रहा है। आज दूसरा दिन है चक्का जाम का। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया हम तो पहली बार बाहर से। अच्छा, पहली मरतबा आप सफर कर रहे हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। कितनी दिक्कतें आ रही हैं सफर करने में? आज दूसरा दिन है चक्का जाम का। भैया इतनी दिक्कत आ रही है, खड़ के जो जाते हैं कोई नहीं मिलता है। फिर तो आज जो बसेस आपने सफर कहाँ का तय करना है हरियाणा के अंदर? हरियाणा के हमें उठा जाएंगे, डेरा बस्ती जाना है। जी, तो बसेस मिल रही हैं पूरी सुचारू रूप से? ओ भाई कहाँ मिलती हैं, यहाँ पे खड़े दो घंटे हो गए, घंटा इसमें हो गए बैठे हो। जी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भीड़ जो है वो, जब एक बस जो है वो चलने जा रही है तो लगातार भीड़ जो है वो अब बढ़ती जा रही है बसेस के अंदर। और ये तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर कि नाम मात्र बसेस के चलने की वजह से बसेस के अंदर जो भीड़ भाड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम और भी यात्रियों से आपकी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके के हालात जो हैं वो मौजूदा समय के अंदर आज चक्का जाम का दूसरा दिन है और कैसे हालात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। अब रुक करेंगे। जी क्या नाम है आपका? संदीप नाम भाई। कितनी दिक्कत आ रही है चक्का जाम का आज दूसरा दिन है? भाई आपने चरखी दादरी जाना था, 2 बस बदलनी पड़े रात है बीच में। पेपर था इस भाई का। अच्छा। कल भी नहीं समस्या हुई, कल भी 2-3-4 साधन बदलने पड़े थे। जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहिए, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इस चीज में। बच्चे टाइम पर पहुंच नहीं पाते जिसकी वजह से पेपर नहीं दे पाते वो। इसलिए यही कहना चाहेंगे भाई बसों की सेवा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाई जाए। जिस तरीके से चक्का जाम है, आपके एग्जाम्स थे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। किस तरीके से जो अब मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि इस पूरे मामले को जो है वो गंभीरता से देखें और जल्द से जल्द जो है इनका निवारण किया जा सके? हाँ जी बिल्कुल यही है, गंभीरता से लें। और बच्चों को बहुत तकलीफ है, इनका करियर खराब हो रहा है। इसकी वजह से बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन टाइम पर पहुंच नहीं पाते और बहुत दूर से आते हैं। इसकी वजह से इतने मतलब गाड़ी, पर्सनल गाड़ी भी नहीं ले के आते जिसकी वजह से मतलब बच्चे पहुंच सके। जी क्या नाम है आपका? नितिन जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जाना है? पीओ से आ रहे हैं सर। जी कितनी दिक्कतें आ रही है बसेस मिलने में? कुछ नहीं सर, कल मेरा भी आज एग्जाम ही था। कल मैं 10 बजे चला था, 2:30 बजे पहुंचा था यहाँ। बीच में 2 बसें चेंज करनी पड़ी। जी किस चीज़ का एग्जाम चल रहे हैं अभी मौजूदा समय? मेरे तो पीटी का था। जी हाँ, उसके लिए भी दे के आया हूँ बस। तो डिफिकल्टी हो रही है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। तो ये तमाम तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई कि जहां पे लगातार यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी समस्याओं का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स जो तैयारियां कर रहे हैं उनके एग्जाम्स जो हैं वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जो है वो समय रहते नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आम जन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार अगर हम बात करें हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ डिपो के प्रशासक की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बसेस जो हैं वो लगभग 100% बसेस जो है वो यहाँ से उनका आवागमन हो रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।
देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। बता दें आपको कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे और डीजल की कीमतों में 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 100.21 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 91.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 115.04 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है। वहीं बात करें डीजल की तो डीजल की कीमत मुंबई में 99.25 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें डीजल में 70 पैसों की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं दिल्ली में 100.21 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की दाम हो गई है। वहीं अगर हम बात करें डीजल की तो दिल्ली में 91.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 115.04 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और वहीं डीजल की बात करें तो मुंबई में डीजल 99.25 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में 109.68 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और वहीं डीजल की बात करें तो कोलकाता में 94.62 रुपए प्रति लीटर बिक रही है डीजल। एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां चेन्नई में 105.94 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रही है तो वहीं चेन्नई में 96 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रही है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकाएक उछाल आता चला जा रहा है। जी हां, आलम यह है कि हरियाणा के कुछ जिलों में पेट्रोल का रेट सैकड़ों पार कर चुका है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में बीते एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल के रेट में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके चलते आम लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाए। बीते एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें बीते एक हफ्ते की तो बीते एक हफ्ता पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 22 पैसे थी तो वहीं डीजल की कीमत 80 रुपए 90 पैसे थी। और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 63 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 98 पैसे जो है वो उसके अंदर बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो मौजूदा समय में जो हालात बने हुए हैं, आम आदमी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लगातार हो रहे इजाफों से काफी उसको गुस्साया हुआ है और आम आदमी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा खास तौर पर जिस तरीके से चुनाव थे, चुनावों के वक्त पे पेट्रोल और डीजलों की कीमतें जो है वो कम की गई। उसके बाद एक बार फिर से जैसे ही चुनावों के नतीजे सामने आए, चुनावों के नतीजे सामने आते ही एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ एक इलाकों के अंदर, कुछ एक जिलों के अंदर जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो सैकड़ा पार कर चुकी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय भगवान। ये बताएं कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है बीते एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही है, आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें बहुत दिक्कतें गरीब आदमी के लिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। और भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर शिवा। क्या कहेंगे कि चुनावों के नतीजे आने के बाद से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं? सर क्या कह सकते हैं, अब रेट बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ रही है और प्रॉब्लम भी हो रही है, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। सर महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, कैसे ना कैसे करके गाड़ी लिया तो चलानी तो पड़ेगी, घर का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। जी सर, बस क्या कहना चाहेंगे सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को? ये कहना चाहूँगा सर, थोड़े रेट कम करें क्योंकि हर इंसान इतने महंगे पेट्रोल डला नहीं सकता, बस यही थोड़ा सा सस्ता करें सर। तो आप सुन सकते हैं कि लगातार जो है आम जन का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफे हो रहे हैं उसको कुछ हद तक सरकार को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भास्कर है। क्या कहेंगे कि चुनावों से ठीक पहले जब चुनावों के ऐलान किए गए थे उस समय
डीजल और पेट्रोल की कीमतों में काफी गिरावट आई और एक बार फिर से अब जब चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो अब एक हफ्ते के भीतर 94 रुपए से 99 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। तो वहीं अगर बात करें डीजल की तो 80 से 85 रुपए पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोगों ने तो क्या कहना, फिर ये सरकार के शुरू से ही ये चौंचले होते हैं कि जब चुनाव आता है तब वो जो है रेट को स्थिर रखते हैं, जैसे चुनाव खत्म हो जाता है रेट अप होने लग जाते हैं। ये हर जगह होता है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज हर चीज जो है पेट्रोल पर डिपेंड करती है, डीजल पर डिपेंड करती है। घर का रसोई का काम हो, ऑफिस के वर्क हो या स्कूल बच्चों को छोड़ना हो, तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं और हर चीज जो है पेट्रोल से जुड़ी हुई है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो बहुत आती है वैसे इसमें, क्योंकि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है पेट्रोल डीजल का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। क्योंकि कोई प्रत्येक इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको पेट्रोल डीजल का माध्यम लेना ही पड़ता है, क्योंकि वाहन चलते हैं इसी चीज़ से। तो इसका मेन सोल्यूशन अगर सरकार कर सकती है तो जीएसटी के दायरे में अगर इसको ले आती है तो हो सकता है कि रेट पे कुछ कंट्रोल हो। अदरवाइज तो ये चलता रहेगा, चुनाव आएगा तो स्थिर हो जाएंगे, चुनाव नहीं आएगा तो बढ़ते रहेंगे। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा की कुछ एक जिलों में जो है वो पेट्रोल की कीमत सैकड़ा पार कर चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, हरियाणा का तो नहीं मुझे पता, पर हाँ ये होना ही है। अभी तो सैकड़ा पार हुआ है। तो जिस तरीके से सरकार की स्कीमें होती है तो ये 110, 115, 120 तक कहीं पे भी जा करके रुक सकता है। तब तक तो ये रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब अपनी कीमती राय देने के लिए। तो ये आम जन का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल और डीजल को जो है वो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि सरकार जो है वो पेट्रोल और जीएसटी की कीमतों पर जो है वो कंट्रोल कर सके। और खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, जब भी चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव के ऐलान होने के बाद जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आती है, लेकिन जैसे ही चुनावों के नतीजे सामने आते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से जिस तरीके से इस बार देखने को मिला कि चुनावों के नतीजे आने के बाद लगभग एक हफ्ते के बाद जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम जन जो है वो काफी अपने आप को एक तरह से सहमा हुआ महसूस कर रहा है। बिकॉज हर चीज जो है, हर खर्चे जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड करते हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। वही गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां, इस पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से बातचीत की। वहीं जेपी दलाल ने एसवाईएल मामले को लेकर कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के पुत्र हैं, वह हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से हरियाणा को जरूर दिलवाएंगे। 1 अप्रैल से हरियाणा के अंदर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, कितनी तैयार दिख रही है सरकार? नहीं, हर वर्ष की भांति जो प्रोक्योरमेंट करते हैं हम एफसीआई के लिए, केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की मंडियां चलाना है। हमने 400 से ज्यादा मंडियों को हमने नोटिफाई कर दिया है और 4-5 विभाग इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, ये है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, एफेड है, मंडी बोर्ड है, तो सबकी ड्यूटी लगा दी है। मंडियों की साफ सफाई व्यवस्था, उनकी बारदाना, उनकी ढुलाई की व्यवस्था, किसान भाइयों के लिए पानी या ठहरने की व्यवस्था, सब चीज़ें हमारी इन प्लेस हैं। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। वो अपनी फसल लेके आएँ और खुशी खुशी अपने घर जाएँ, उनको सीधा पैसा उनके खाते में देंगे। तो अगर सरसों की बात करें तो सरसों को लेकर भी खासी तवज्जो जो है वो इस बार दी जा रही है। क्या कुछ रहेगा इस बार सरसों की परचेजिंग में? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी का ने जो दिया था लक्ष्य कि भाई इंपोर्ट की बजाय अपने स्वदेशी तेल जो है या ऑयल है वो पैदा करें, और उन्होंने एमएसपी सरसों की पिछले 3-4 साल से बार बार बढ़ाते रहे और उसके परिणाम भी सुखद आए हैं। सरसों का एरिया बढ़ा है, किसान को भाव पहले बता देते हैं बोने से पहले कि ये एमएसपी होगी। लेकिन इस बार तो ये सौभाग्य है, कृषि मंत्री के तौर पर मुझे बड़ी जबरदस्त खुशी है कि सरसों के भाव जो है ऑल टाइम हाई है। 6,000 से लेकर 8,000 रुपये क्विंटल तक सरसों बिक रही है, जबकि एमएसपी 5,050 है। तो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी पे कोई सरकारी खरीद हो पाएगी। सब किसान ऊपर बेचेगा और किसान की खुशी में हमारी खुशी है। किसान के घर में सरसों ही नहीं, इस बार कपास का भाव भी जो है ऑल टाइम हाई है, 10,000 11,000 रुपये क्विंटल का। और ग्वार का भाव भी अच्छा है। इवन गेहूं का भाव है वो भी एमएसपी से ऊपर बाजार में 200-300 रुपये ज्यादा चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार जो हम 55-60 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो खरीदते थे
इस बार आएगा, क्योंकि किसान को भी लगता है कि उसका भाव जो है और अच्छा मिलेगा उसको। अगर बजट सत्र की बात करें, बजट सत्र के अंदर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्पेशल गिरदावरी करने का जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर ये कहां तक पहुंची है ये मुहिम, और कितने किसानों तक जो है ये उनके खातों तक जो है रकम पहुंचाई जा चुकी है? देखिए, पिछले फसल के दौरान कपास की फसल खराब हुई थी, बाजरा की, मूंग की, और तब हमने स्पेशल गिरदावरी के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, उसकी हो गई। और उन किसानों के 600 करोड़ रुपए से जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा था, डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, और ज्यादातर पैसा किसानों के खाते में चला भी गया है। और जो बीमा वाले किसान थे उनको बीमा की राशि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी मिल गई है। 90% पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। और इस बार मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने स्वतः जो है 12,000 रुपए की राशि प्रति एकड़ देते थे खराबा की, उसको बढ़ा करके 15,000 कर दिया। और हरियाणा सरकार किसान हित में फैसले लेने में पीछे नहीं हटती। सबसे ज्यादा जो किसानों के लिए योजनाएं हम लेके आते हैं, चाहे माइक्रो इरिगेशन की योजना है, फसल विविधीकरण की योजना है, मेरा पानी बचाओ, मेरा पानी मेरा विरासत की योजना है। और आपने देखा होगा कि इरिगेशन का बजट हमने 1.5 कर दिया, कृषि का बजट इस बार 28% बढ़ा दिया, पशुपालन का, मछली पालन का, कॉर्पोरेशन का, जो किस खेती से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं सबके बजट बढ़ाए हैं। और सारा हमारा ध्येय जो है ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और खेती से जुड़े हुए कारोबार और हों, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, चाहे वो झींगा पालन का है, चाहे मशरूम की खेती का है, चाहे पशुपालन का है। तो किसानों के बच्चों को ट्रेनिंग दे करके रोजगार में लगाए। तो अगर बात करें बीबीएमबी की, तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के पास जो है अपना विरोध दर्ज करवाएंगे बीबीएमबी के मामले को लेकर। किस तरीके से देखते हैं, आखिर कहां तक ये प्रोसेस रहेगी, कहां तक पहुंचेगा? बीबीएमबी एक हमारा उपक्रम है जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो भाखड़ा से जो बिजली बनती है, जो पानी निकालता है, उसको कंट्रोल करता है। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी की जो है सभी नहरों, भाखड़ा नहर में छोड़ता होता है, जो सीमा वहां नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें यह था कि तीनों चारों प्रदेशों के अधिकारी होते थे। पंजाब के अधिकारी कि इलेक्ट्रिकल मेंबर इसका होगा, इरिगेशन का मेंबर हमारा होता है, ये सिस्टम चलता है। और चेयरमैन केंद्र सरकार का होता है, कोई हिमाचल का होता है। तो वो अधिकारियों की ही एक आध केंद्र सरकार ने कहा है कि हम केंद्र का अधिकारी लगाएंगे। तो हमने जो प्रोटेस्ट दिखाया है कि हमारी प्रदेश का अधिकारी वहाँ इरिगेशन मेंबर हमारा होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने मांग भी की है, चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन हमारा असली मुद्दा तो ये है कि हमें एसवाईएल का पानी मिले। और अब क्योंकि भिवानी का मैं रहने वाला हूँ, दक्षिण हरियाणा में प्यासी धरती है, और एसवाईएल के लिए हम पिछले दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पानी मिल जाए। और हमारे केजरीवाल जी जो पंजाब में आए हैं वो भी मेरे जिले के रहने वाले हैं और दक्षिण हरियाणा से ही हैं। सूखी धरती के बारे में उनको जानकारी है। अब मैं समझता हूँ कि उनकी जन्मभूमि है, कम से कम उसके लिए जो एसवाईएल का पानी वो जरूर देंगे और हरियाणा के किसानों के साथ न्याय करेंगे। सर, आपने केजरीवाल का जिक्र किया, तो केजरीवाल का जिक्र करते ही पंजाब का जिक्र जो है वो अमूमन आ ही जाता है। जिस तरीके का मैंडेट जो है इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला, उससे कहीं ना कहीं काफी उठापटक और सियासी फेरबदल जो है वो पड़ोसी राज्यों हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल में अभी जल्द ही जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में भी काफी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, किसी का आना, किसी का जाना, लगातार नेताओं का फेरबदल जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह का मैंडेट दिया है लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव में, एक तो निश्चित हो गया है कि कांग्रेस को खत्म होना ही पड़ेगा। या तो कांग्रेस नीतियां बदले, जनता के बीच में जाए और ये ऊपर की दिल्ली की राजनीति छोड़ के गांव में जाए, और नहीं तो जनता जो है कांग्रेस को मजा चुकाने के मूड में है। सर, नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो जल्दी होने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? हर पार्टी जो है इस बार अपने सिंबल पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ नतीजे जो हैं वो आपके अनुमान तक आने वाले हैं? नतीजे, मेरी बात सुनिए कि जब 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और मोदी जी की नीतियों पर जिस तरह से लोगों ने मोहर लगाया है, तो निगम के चुनाव में भी इसी तरह से लगाएंगे। हरियाणा सरकार जो अच्छा काम कर रही है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और जो हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे हरियाणा के जितने चुनाव हैं उसमें भाजपा बड़े प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि आगामी 1 तारीख से गेहूं की खरीद जो शुरू होने जा रही है उसको लेकर तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध जो हैं वो किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरसों की खरीद को लेकर जो एमएसपी जारी की गई है, उनका मानना है कि इस बार जो सरसों की खरीद होगी, किसान जो है वो मंडियों की बजाय बाहर ही उससे अधिक रेट पर अपनी सरसों को बेचेंगे। साथ ही उन्होंने मुखर अंदाज से हर विषय पर जो है वो अपनी बात रखी और उन्होंने बड़े ही दावा किया कि आगामी नगर निकाय चुनाव जो है इसमें भाजपा जो है वो अपना झंडा लहराएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर।